नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। FY26 के लिए जीडीपी का पहला एडवांस एस्टिमेट जारी। रियल जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहने का संभव, जबकि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 8% रहने का अनुमान। बाजार निचले स्तर से सुधरकर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की बढ़त पर क्लोजिंग। आईटी कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में रही खरीदारी। आईटी इंडेक्स करीब 2% चढ़कर बंद। कुत्ते के काटने की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा, नियम कानून का नहीं हो रहा है पालन, इलाज से बेहतर है रोकथाम। गुरुवार को फिर होगी सुनवाई। दिल्ली के तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में एक्शन। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 10 से 15 लोग हिरासत में। फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन के दौरान हुई थी पत्थरबाजी। जेएनयू में पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी मामले में एफआईआर दर्ज। यूनिवर्सिटी बोली आरोपी छात्र सस्पेंड या निष्कासित होंगे। इंदौर में दूषित पानी से 18वीं मौत। दूषित पानी से एक महिला की गई जान। गंदे पानी पीने की जांच जारी। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। जम्मू कश्मीर के राजौरी, अनंतनाग में बिछी बर्फ की सफेद चादर। उत्तर भारत के कई शहरों में अधिकतम तापमान में 5 से 9 डिग्री तक गिरावट। सरकार ने FY26 के लिए पहला एडवांस एस्टिमेट जारी कर दिया है। FY26 में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5% से बढ़कर 7.6% रहने का अनुमान है, जबकि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 9.8% से घटकर 8% रह सकती है। वहीं रियल जीवीए ग्रोथ 6.4% से बढ़कर 7.3% रहने का अनुमान है। FY26 में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 4.5% से बढ़कर 7% रहने का अनुमान है। हालांकि एग्रीकल्चर और माइनिंग ग्रोथ में गिरावट का अनुमान जताया गया है। साथ ही इलेक्ट्रिसिटी और कंस्ट्रक्शन ग्रोथ में भी गिरावट हो सकती है, लेकिन एक्सपोर्ट सर्विसेज और इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रोथ में हल्की गिरावट का अनुमान है। बुलेटिन में अब बात बजट की करेंगे। जैसे जैसे बजट पेश होने की तारीख करीब आ रही है, लोगों की उम्मीदें भी सामने आ रही है। बजट को लेकर ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और टैक्स एक्सपर्ट्स ने सिफारिश की है कि मैरिड कपल्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न में जॉइंट फाइलिंग का ऑप्शन होना चाहिए। साथ ही रिफंड सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए रियल टाइम रिफंड ट्रैकिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। क्या इनकम टैक्स में रियायत मिलेगी या बड़े बदलाव होंगे, इसे लेकर आगामी बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने वित्त मंत्री से शादीशुदा जोड़ों के लिए जॉइंट रिटर्न फाइलिंग का विकल्प देने की मांग रखी है। ICAI का कहना है कि इससे फैमिली पर टैक्स का बोझ कम होगा, साथ ही टैक्स प्लानिंग को भी बेहतर करने में मदद मिलेगी। हमारा ये मानना है कि जो बेसिक स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 75,000 है, उसको 1.5 लाख रुपए कर दिया जाए। फॉर बोथ ऑफ देम जॉइंट टैक्सेशन हो जाए। जो हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 4 लाख, वो 8 लाख हो जाए। जो हमारा सरचार्ज है वो 50 लाख के ऊपर, हम चाह रहे हैं कि 1.5 करोड़ के ऊपर हो जाए, क्योंकि 50 लाख को 75 लाख का प्रावधान हमें सुनने में आया है। तो हमारा पर्पज ये है कि जो इनकम घर में आ रही है तो 2 लोगों में बढ़ जाए। जो नॉन अर्निंग स्पाउस है उसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाए, ताकि प्रॉपर तरीके से इस इनकम का इस्तेमाल हो सके और टैक्स बेजाना उन पर पड़े। ICAI ने वित्त मंत्री को बजट के लिए अपनी सिफारिशें सौंपी हैं। इसमें F&O यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग को स्पेकुलेटिव बिजनेस की कैटेगरी में रखा है और इस कैटेगरी से प्रिजम्पटिव टैक्स बेनिफिट को वापस लेने की मांग की है। इसके अलावा एक ही डिफॉल्ट के लिए डुअल पेनाल्टी के प्रावधान को हटाने और TDS, TCS और एडवांस टैक्स के लिए सालाना लेजर सिस्टम लाने की मांग की गई है, ताकि बकाया टैक्स को हर साल के लेजर से एडजस्ट किया जा सके। वहीं डिलॉयट जैसे टैक्स कंसल्टेंसी फर्म ने इनकम टैक्स में रिफंड की ट्रैकिंग रियल टाइम बेसिस का प्रावधान शुरू करने की मांग की है, ताकि टैक्स पेयर्स को रिफंड स्टेटस का पता चल सके। मेरी सरकार से आशा है कि अगर असेसीज को
कोई रियल टाइम डैशबोर्ड अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे मिल जाए जो कि उनको बता सके कि उनका रिफंड का क्या स्टेटस है। ये प्रावधान अगर वो पोर्टल में ला सके, इस अनसर्टेनिटी को हटाने के लिए सरकार अगर उस पोर्टल के अंदर कोई एस्केलेशन का बटन या डाल दे तो उससे काफ़ी लोगों की एंग्जाइटी खत्म होती है। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू होने वाला है। इसमें मौजूदा टैक्स कानून की भाषा को आसान बनाने से लेकर टैक्स की धाराओं की संख्या में भी कमी की गई है ताकि टैक्स पेयर्स को ज्यादा सहूलियत मिल सके। अब देखना होगा कि आगामी बजट में वित्त मंत्री टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स के मोर्चे पर और क्या बड़ी राहत देती है। आलोक प्रियदर्शी, दिल्ली। तो बजट में इस बार क्या होना चाहिए? इकोनॉमिस्ट बजट को लेकर क्या सोच रहे हैं और टैक्स पेयर्स की क्या है बजट से उम्मीद? आवाज अड्डा में आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। बजटनॉमिक्स जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई के दौरान हुई पत्थरबाजी के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 10 से 15 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। सीसीटीवी फुटेज और पुलिस कर्मियों के बॉडी कैमरा की मदद से पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। जांच जैसे जैसे तेज हो रही है, बड़े नाम सामने आने लगे हैं। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि मुहिबुल्ला नदवी, जो रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद है, वो भी मौके पर मौजूद थे। एक वायरल वीडियो भी सामने आ रहा है जिसमें नदवी पुलिस के साथ बहस करते हुए दिख रहे हैं। पुलिस का आरोप है कि नदवी ने भीड़ को उकसाया और पुलिस जल्द ही सपा सांसद से पूछताछ भी करेगी। बीती रात जिस वक्त दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही थी, उस वक्त प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्ला नदवी पुलिस के साथ बहस और धक्का मुक्की करते दिखाई दे रहे थे। एक तरफ सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा बल और दूसरी तरफ मुसलमानों की भीड़। सवाल है कि कोर्ट के आदेश पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ क्या सांसद महोदय ने लोगों को मिसगाइड करने का काम किया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। क्योंकि प्रशासन की टीम तुर्कमान गेट इलाके में मस्जिद नहीं बल्कि मस्जिद के आसपास के अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी, लेकिन अफवाह ये उड़ाई गई कि प्रशासन के बुलडोजर मस्जिद को तोड़ने के लिए आए हैं। ये तो स्वाभाविक सी चीजें हैं कि ये चीजें होती हैं, इन पर कोई बहुत बड़ी लेदे की बात भी नहीं है। सवाल सबसे बड़ा इस कार्रवाई में ये है कि हमारी जुडिशरी को इन बातों पर फैसला देने की और इस तरह के केसों को एंटरटेन करने का वक्त कैसे मिल जाता है, जबकि हमारे पास 3.5 करोड़ केस पेंडिंग हैं। ये हम तो जनहित की बात करते हैं, मगर उसमें क्या होता है, कई बार एंगल बदल देते हैं। कुछ धार्मिक लोग, सामाजिक लोग एंगल बदल देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। तो कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है, मगर इन चीज़ों का हम पर कोई असर नहीं है। हमारा मानना ये है कि दिल्ली को साफ, सुंदर और हम स्वस्थ बनाएंगे। कुल मिलाकर इस मामले में लोगों को जमकर मिसगाइड करने का काम किया गया। लोगों को उकसाया गया कि प्रशासन की टीम मस्जिद तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर आई है, जबकि सच्चाई ये थी कि बुलडोजर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए मौके पर पहुंचे थे। हालांकि राजनीतिक पार्टियों ने इससे भी सियासी रंग देने की कोशिश की। अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो, क्योंकि आपके पास, आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। इस तरह से एक धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की है और जिस तरह से वहाँ गुंडागर्दी करने की कोशिश की है, मैं पुलिस को और प्रशासन को बधाई देता हूँ कि बहुत धैर्य रखते हुए इन्होंने पूरी कार्रवाई को अंजाम किया। लेकिन ऐसे जितने उपद्रवी जिन्होंने वहाँ लोगों को भड़काने का काम किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस तरह की अतिक्रमण की जो कार्रवाई है, मैं इसको बिल्कुल उचित मानता हूं और पुलिस और प्रशासन को पुण्य बधाई देता हूं। राजनीतिक बयानबाजी के बीच तुर्कमान गेट इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। 80% से ज्यादा अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया गया है। अब पुलिस पथराव करने वाले और पथराव के लिए लोगों को उकसाने वाले एक एक शख्स की तलाश कर रही है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेघर कुत्तों को कंट्रोल करने में कोताही पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ रही है और नियम कानून को लागू नहीं किया जा रहा है। कोर्ट में आज हुई सुनवाई के डिटेल्स जानते हैं असीम मनचंदा से। असीम, क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर? बेघर कुत्तों के लोगों को काटने की घटनाओं का सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था और इस मामले में 7 नवंबर को आदेश पारित किया था कि जितने भी बेघर कुत्ते हैं उनको पकड़ करके डॉग शेल्टर के अंदर रखा जाए। इसका काफी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले की दोबारा से सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कई सारी टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या गेटेड सोसाइटी के अंदर बेघर कुत्तों को रखा जा सकता है? कल को कोई अगर वहां पर भैंस पालने की जिद करने लगे तब इस मामले में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने एक और भी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें कुत्ते के मूड का नहीं पता होता कि वो कब किसी को काट ले, तो ऐसे में इलाज से रोकथाम ही बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन राज्यों ने अभी तक इस मामले में अपना जवाब दाखिल नहीं किया उन राज्यों को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई आगे भी जारी रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे कोई भी पीड़ित हो या पशु प्रेमी हो, सबकी बातों को हम सुनेंगे और इस मामले की सुनवाई कल भी होगी। अब बात करेंगे इंदौर की। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से एक और मौत हो गई है और अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि एपिडेमिक कैसे फैला, इसकी जांच एम्स भोपाल और आईसीएमआर की टीम कर रही है। भागीरथपुरा इलाके में पाइपलाइन की मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। बोरिंग में भी लीकेज की जांच की जा रही है और स्थानीय लोगों का कहना है कि फिलहाल पीने का पानी टैंकरों से सप्लाई किया जा रहा है। साफ पानी की मांग को देखते हुए अब गलियों में बिस्लरी से भरी गाड़ियां भी घूमने लगी है। इलाके में स्वास्थ्य विभाग का सर्वे चल रहा है, साथ ही लोगों को ओआरएस और जिंक टैबलेट बांटे जा रहे हैं। इंदौर की तरह गांधीनगर में भी अचानक छोटे बच्चे टाइफाइड का शिकार हो रहे हैं। वहां भी दूषित पानी से ये हालात पैदा हुआ है। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने ग्राउंड जीरो पर स्थिति का जायजा लिया। गुजरात की राजधानी गांधीनगर का ये आदिवाड़ा इलाका है। बेहद गरीब लोग अब बोतल बंद पानी पी रहे हैं क्योंकि यहाँ पीने के पानी में सीवर का पानी मिल गया है। बच्चे बीमार हो रहे हैं। गुड्डू बेन का आरोप है कि उनकी बेटी की मौत दूषित पानी पीने से हुई है। परिवार का एक छोटा लड़का अभी भी बीमार है। पानी से हुआ है और कुछ नहीं था। उसको पहले ताव चढ़ा, उसके बाद सर्दी, फिर रिपोर्ट हमने कढ़ाए तो रिपोर्ट में ताव बता रहा है, सिविल में बताए। तो फिर क्या हुआ बेटी का? फिर उसके बाद क्या हुआ, जितना वो सब करे उतना करे, उसके बाद नहीं, फिर बोलते हैं कि इसका सीरियस है, कोई उम्मीद नहीं है। फिर कब उसका डेथ हुआ? उसका हुआ तो 4 तारीख को हुआ था। आपको क्या लग रहा है ये टाइफाइड कैसे हुआ? पानी से हुआ है, एक गंदा पानी से हुआ है। ये सिर्फ एक परिवार की बात नहीं है। आज 100 से ज्यादा बच्चे अस्पतालों में भर्ती हैं। अब तक 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। नगर निगम अब डैमेज कंट्रोल में लगा है। हमारे यहाँ जहाँ जहाँ भी लीकेज मिलता है हम उन्हें तुरंत सॉल्व करते हैं और हमारी टीम यहाँ 24 घंटे कार्यरत है। और मैं अपनी टीम के साथ सिविल में जाके दर्दियों से भी मिलती हूँ, डॉक्टर से भी मिलती हूँ, सब जानकारी लेती हूँ और हम एक दिन में 3 बार सिविल में जाते हैं और सबसे मिलके उनकी खबर रखते हैं। पीने का पानी और सीवर का पानी मिलकर एक हो गए हैं और दूषित पानी अमीर और गरीब का भेद नहीं करता। वैसे तो गुजरात का मिजाज हर क्षेत्र में नंबर 1 रहने का है, लेकिन शुद्ध पानी के मुद्दे पर कहीं चूक हो गई लगती है। उम्मीद है कि इसको जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाए। केतन जोशी, गांधीनगर। अब आपको बता दें, मुंबई में बीएमसी का चुनाव 15 जनवरी को है। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने चुनावी मुद्दों पर बात की और कहा कि महायुति में सब कुछ ठीक है। साथ ही उन्होंने उद्धव और राज ठाकरे के मेल मिलाप पर भी बात की। हमारी सहयोगी सांतिया गोरा ने एकनाथ शिंदे से खास बातचीत की है। क्या मुद्दे लेके जनता के पास आप लोग जा रहे हैं? मुद्दे हमारे डेवलपमेंट के हैं। हम चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। और पिछले मुंबई में 2.5 साल 3.5 साल मैं 2.5 साल मुख्यमंत्री था, तब जो काम किए वो तो लोगों के सामने हैं। अब देवेंद्र जी 1 साल से काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है, वो भी लोगों के सामने है। आज मुंबई में हम देखेंगे तो आज अटल सेतु जैसा प्रोजेक्ट हो गया, आज कोस्टल रोड हो गया, आज मेट्रो के काम शुरू है, आज कारशेड का काम शुरू है,
आज यहाँ पर मुंबई के कंक्रीटाइजेशन का काम शुरू है, मुंबई में हेल्थ फैसिलिटी का काम शुरू है, मुंबई में एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था इतने साल, उसके काम शुरू है, कई काम शुरू है यहाँ पर। एक बड़ा हम यहाँ पर मुंबई के वासियों के लिए सेंट्रल पार्क बना रहे, महालक्ष्मी रेसकोर्स के यहाँ पर 300 एकड़ का एक बड़ा ऑक्सीजन पार्क बना रहे, जो मुंबई की आवश्यकता है। बड़ा क्लस्टर डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। सर, महायुति की बात कर लेते हैं। बीएमसी में अजीत पवार आपके साथ नहीं लड़ रहे हैं, तो ये क्या है? इज ऑल इज वेल इन महायुति और नॉट? सभी आलबेल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार में हम तीनों लोग हैं। ये स्थानिक ये लोकल बॉडी इलेक्शन है, इससे पहले भी लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ है, कहीं पर हम साथ में थे, कहीं पर अलग अलग थे। फ्रेंडली फाइट कई जगह पर हो गई, वैसी जो ये भी लोकल बॉडी इलेक्शन है, कई जगह पे साथ में है, कई जगह पे अलग अलग लड़ रहे। वो इसे कोई सरकार के ऊपर कोई इसका परिणाम नहीं होगा। नहीं, सरकार पे नहीं सर, लेकिन महायुति की अगर बात करें तो फ्रेंडली फाइट की बात आपने कही, पर खींचातानी थी इस बात को लेकर के, जैसे कि आपके तरफ के लोग नाराज थे कि बहुत सारे लोग बीजेपी अपने पार्टी में ले जा रही थी, बात सेंट्रल लीडरशिप तक चली गई बीजेपी के। उस बात को हमने खत्म किया, देवेंद्र जी और हमने बैठकर उसको खत्म कर दिया। ये जो रिकंसिलिएशन हुआ है उद्धव ठाकरे राज ठाकरे का, ब्रांड ठाकरे की बात हो रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, लोकशाही में तो सब कोई भी किसके साथ जा सकता है, किसी के साथ भी अलायंस कर सकता है, गठबंधन कर सकता है, बट कंपटीशन में। लेकिन मैं इतना ही आपको कहूँगा कि ब्रांड की बात आप करें तो ब्रांड तो एक ही, बाला साहब। तो आपको कोई कंपटीशन वहां से? बिल्कुल नहीं, हमारे काम पर, हमारे डेवलपमेंट पर हमें भरोसा है, पूरा भरोसा है। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। अब एक नजर आज के बाजार पर। बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट जारी है। हालांकि बाजार निचले स्तर से सुधरकर बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बढ़त पर क्लोजिंग हुई है। आज बाजार में कैसे रहा है कारोबार, पूरी डिटेल्स बता रही है कंचन नौटियाल। हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन। अगर आज के सत्र की बात करी जाए तो आज भी निफ्टी में हमें एक हल्का सा प्रेशर है वो आता हुआ दिखाई दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं करीब 0.14% की यहाँ पे कमजोरी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा गिरता हुआ नजर आया है और सेंसेक्स करीब निफ्टी के आसपास ही जाके क्लोज हुआ है गिरावट के मामले में। मिड कैप में अच्छी खासी आज रैली जो है वो देखने को मिली है। बल्कि अर्ली ट्रेड से ही हम बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में एक रिकवरी जो है वो हमें आती हुई दिखाई दी थी। सेक्टर स्पेसिफिक बात करी जाए तो फार्मास्यूटिकल, कंज्यूमर, डिफेंस में भी अच्छा खासा जो इजाफा है वो देखा गया है। आईटी में अच्छे खासे गेन्स देखे गए हैं। अगर बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो देखिए टाइटन, यहाँ पे Q3 के अपडेट्स आए हैं और सारी ही फ्रंट में जो डिमांड है वो हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिली है। विप्रो बिकॉज सारा ही आईटी पैक आज चल रहा था, इसके वजह से HCL टेक और इन्फोसिस में जानदार तेजी जो है वो देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट में सिप्ला, खबरों के चलते यहाँ पे गिरावट। मारुति सुजुकी, पावर ग्रिड और मैक्स हेल्थ केयर में जो प्रेशर है वो थोड़ा सा बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। मिड कैप में बढ़ने वाले शेयर्स में देखिए आप टाटा एलेक्सी, KPIT टेक, टाटा टेक और परसिस्टेंट सिस्टम, यानी कि चारों ही शेयर्स जो है वो हमें आईटी पैक से देखने को मिले हैं। इनका जो AI मॉडल है उसको लेके काफी बाजार में बस चल रहा है, उसके बाद ये तेजी देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट में M&M फाइनेंशियल, यहाँ पे जो नंबर्स आए थे Q3 के परसों, उसके बाद से गिरावट देखने को मिल रही है। प्रेस्टीज एस्टेट, हिंदुस्तान जिंक और पूना वाला फिनकॉप में थोड़ा सा जो प्रेशर है वो आज के सत्र में आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ओवरऑल मार्केट की बात करी जाए तो ये लगातार तीसरा दिन है जहां पे बाजार ने एक फ्लैट क्लोजिंग दी है। तो Q3 कारोबार अपडेट के बाद ज्वेलरी शेयरों में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स और सेंको में उछाल है। क्या है इसके पीछे का कारण, बता रहे मेरे सहयोगी मंगलम मालू। हर बेस पे आप टाइटन का साइज देखें, कल्याण का साइज देखें, सेंको का साइज देखें, ये सारी कंपनीज में बहुत ज़्यादा तेज़ी से कारोबार हुआ है। टाइटन अगर आप देखें तो डोमेस्टिक जो बिजनेस है उनका 38% ग्रोथ किया। जो ज्वेलरी बिजनेस है वहाँ पर करीब 40% ग्रोथ आया है। टाइटन के इंटरनेशनल बिजनेस जो स्मॉल बेस है उनका, उस पर भी उन्होंने 79% ग्रोथ देखा है। वो इंटरनेशनल स्टोर्स अपने खोल रहे हैं कई सारी जगह। इंपॉर्टेंटली टाइटन का अगर आप देखें तो जो उनके मेन स्टोर्स हैं, तनिष्क, माया, जोया,
ये सारों में 40% का ग्रोथ दिखा है। एट द सेम टाइम अगर आप उनके कैरेट लेन के बिजनेस को भी देखें तो वहाँ पे 42% का ग्रोथ दिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, टाइटन ने कहा है ऑब्वियसली गोल्ड प्राइसेस जो 60-65% बढ़े थे उस वजह से जो एवरेज कस्टमर वैल्यू है वो बढ़ गया है, बट एट द सेम टाइम जो बायर ग्रोथ है वो एब्सोल्युटली फ्लैट है और वो पॉजिटिव है। अगर आप कहोगे कि बायर जो पिछले साल थे और इसी साल भी उतने ही है तो वो पॉजिटिव कैसे? क्योंकि एनालिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था कि इस भाव पे नंबर ऑफ बायर्स कम हो जाएंगे टाइटन के, कम नहीं हुए बल्कि बढ़े। और थर्ड क्वार्टर सीजनली इतना स्ट्रांग है क्योंकि इसमें ही आपके पास धनतेरस था, दिवाली थी और एट द सेम टाइम अर्ली वेडिंग सीजन के भी जो सेल्स थे वो सारी चीज़ें थी। और कई लोगों ने जो सेकेंड या फर्स्ट क्वार्टर में अपने गोल्ड परचेजेस को पोस्टपोन किए थे वो थक के डर के गोल्ड थर्ड क्वार्टर में उन्होंने खरीदना चालू किया। और टाइटन की ये बात है तो आप सोचिए बाकियों का क्या होगा। कल्याण ज्वेलर्स, वहाँ पर भी आपको बहुत तगड़ा ग्रोथ देखने मिला। कल्याण ज्वेलर्स के इंडियन बिजनेस में 42% ग्रोथ लेड बाय 27% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। और वहाँ पर भी उनका जो कैरेट लेन वर्जन है कैंडियर वो स्मॉल बेस पर करीब 147% बढ़ा। तो एक दूसरा ज्वेलरी बिजनेस में नया ट्रेंड इमर्ज होता हुआ दिख रहा है कि अब जो लग्जरी ज्वेलरी है, हाई प्राइस ज्वेलरी है, वो एक तरह से ग्रोथ उसका ट्रेंड प्रिडिक्टेबल हो चुका है। द नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ फॉर ज्वेलरी कंपनीज विल कम इन फ्रॉम मिड प्राइज्ड लोअर वैल्यू ज्वेलरी जो अडॉर्नमेंट के लिए पहनेंगे ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी जाएगी। तो वो टाइटन के लिए पहले कैरेट लेन हुआ करता था, कल्याण के लिए कैंडियर है और टाइटन ने अब लैब ग्रोन डायमंड के लिए एक नया जो बिजनेस बनाया है बियॉन्ड, वहाँ पर भी काफ़ी तेज़ी से हमें ग्रोथ देखने मिलेगा। और फाइनली सेनको, आपने कहा सेनको के बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं इस बार, पर ये याद रखिएगा कि फर्स्ट हाफ में उनके सेल्स इतने फीबल थे कि लोगों को ये डर था कि उन्होंने जो 20% गाइडेंस दिया था वो मैच होगा या नहीं। वेल कम्स थर्ड क्वार्टर और उन्होंने 51% ग्रोथ दिखाया अपनी बिजनेस में। तो ना कि वो गाइडेंस मैच होगा, कंपनी ने आज ही CNBC TV 18 पर अपना गाइडेंस बढ़ा दिया, 20 से 25% के ऊपर कर दिया। और उनकी सबसे बड़ा फायदा उनका यह है कि 60% जो गोल्ड है उनका हेज्ड है, जो 40% है वो हेज्ड नहीं है। तो उन 40% पे उनको इन्वेंट्री गेन्स भी मिलेंगे। इस वजह से उन्होंने अपना मार्जिन गाइडेंस भी 7% से 7.5% कर दिया है बढ़ाकर। उनका भी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 39% रही है। सो इसके लिए हम बिग मूव देख रहे हैं टाइटन, सेनको एज वेल एज कल्याण में। बस एक फाइनल पॉइंट वैल्यूएशंस की अगर आप देखें तो टाइटन आज की तारीख में 70 टाइम्स FY27 प्राइस टू अर्निंग्स पे है, कल्याण ज्वेलर्स 33 टाइम्स और सेनको 18 टाइम्स। अब आप इसे ये मत समझिए कि कौन सा स्टॉक महंगा है या कौन सा सस्ता है। स्ट्रीट अपने हर कंपनी को अपने पेडिग्री के हिसाब से मल्टीपल्स दे रही है। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।